हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? तो यह क्या, इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मतलब अगर मान लिया कि कोई दो कंटेनर हम ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लिया कि हम 1 लीटर जो है हाइड्रोजन गैस लिए, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस लिए और 1 लीटर क्लोरीन गैस, हम 3 अलग अलग कंटेनर लिए, है ना। और तीनों कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, तो इक्वल वॉल्यूम रख रहे हैं, है ना। और तीनों में जो है टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या इक्वल है ना। इक्वल वॉल्यूम है, टेम्परेचर प्रेशर भी क्या इक्वल, है ना। तो इक्वल वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर अगर सब में सेम रहे तो उस कंडीशन में इन तीनों कंटेनर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तीनों में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में रहेगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में रहेगा और इसमें भी उतने रहे, चाहे कोई भी गैस इसमें प्रेजेंट हो, है ना। इससे मतलब नहीं रहता। अगर अगर सबका वॉल्यूम अगर सेम है ना, और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम प्रेजेंट रहते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, एवोगाड्रोस लॉ। ये इसका मतलब क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना। वॉल्यूम जो होता है N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब, टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। ये कब होगा, जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एवोगाड्रोस लॉ, है ना। अब देखो, जैसे मान लें कि हम यहाँ पे लिए हैं क्या है कि नाइट्रोजन गैस है और क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना। ये कंबाइन करके क्या बन रहा है, जो अमोनिया गैस बन रहा है, ठीक है। अब इसका हम क्या ले रहे हैं, अगर मान लिया इसका हम 1 वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका 3 वॉल्यूम लगेगा। और यहाँ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसका 2 वॉल्यूम जो है अमोनिया फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसको 1 ml लेते हैं तो इसका कितना लगेगा, 3 ml लगेगा, और ये 2 ml जो है अमोनिया गैस फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये इसका मतलब अगर हम इसको 1 लीटर लेते हैं, इसका 3 लीटर लेते हैं, या इसका हम 1 लीटर ले रहे हैं, इसका 3 लीटर ले रहे हैं, तो ये कितना बनेगा, तो 2 लीटर अमोनिया गैस बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसका 1 वॉल्यूम लिए, मतलब अगर मान लिए कि इसका हम 1 लीटर लिए, ठीक है ना, इसका हम 1 लीटर लिए, है ना, तो ये कितना लगेगा, 3 लीटर लगेगा, है ना। और ये कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा, ठीक। अब इसका अगर 1 लीटर में मान लिया कि, मान के चल रहे हैं कि 1 लीटर में 1 मोल है ना। इसका 1 लीटर में 1 मोल है, तो इसका 3 लीटर में कितना होगा, 3 मोल होगा। और इसका 2 लीटर में 2 मोल होगा, ठीक। ये मान के चल रहे हैं कि मान लिया कि इसका 3 लीटर में 1 लीटर में 1 मोल है, तो इसका 3 लीटर में कितना होगा, 3 मोल होगा। और इसका 2 लीटर में, और जो बनेगा कितना, तो 2 लीटर बनेगा, और इस 2 लीटर में 2 मोल प्रेजेंट रहेगा, ठीक। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एवोगाड्रोस लॉ, है ना। तो एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको हमको याद रखना है ना, कि अगर कोई भी गैस, देखो STP या फिर NTP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर NTP मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो STP बोले या NTP, है ना। तो अगर STP और NTP कंडीशन पे किसी भी कोई भी गैस अगर हम 22.4 लीटर लेते हैं, कितना, तो 22.4 लीटर एनी गैस ले रहे हैं STP और NTP पे, तो क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है ना। तो 1 मोल हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये 22.4 लीटर कोई भी गैस है ना, STP कंडीशन पे कितना होता है, 1 मोल गैस के बराबर होता है, या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है ना, नॉर्म ये जो है इस चीज़ को याद रखना है कि 22.4 लीटर कोई भी गैस लेते हैं तो 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्या है कि मॉलिकुलर वेट जो होता है, एक और फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। मॉलिकुलर वेट जो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू
वेपर डेंसिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, अगर हमको वेपर डेंसिटी किसी भी गैस, किसी भी एलिमेंट्स का दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, ठीक है। देखो एटम्स, ये सब हम लोग को नॉर्मल आइडिया, सिर्फ हम जो है समझने के लिए बता दे रहे हैं कि एटम्स मतलब होता है क्या, किसी भी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, एटम्स होता है। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, कोई भी सिंगल, कोई भी एलिमेंट्स का किसी भी, कोई भी किसी भी एलिमेंट का अगर हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम्स होता है। तो ये सब तुम्हारा क्या है, एटम्स है ना। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल दो एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। ये सब तुम्हारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। ये सब पता होगा, है ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an element of carbon टेकन एज 12, ठीक। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, तो एटॉमिक मास क्या है, तो इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, है ना। ये होता है क्या कि एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, एज कंपेयर टू द मास ऑफ, एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन से कंपेयर करके निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हमको एटॉमिक मास निकालना है ना, तो एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एन एटम, है ना, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, कार्बन एटम, है ना। मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास लिखते हैं और उसको 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन से डिवाइड करते हैं, तो जाके हमको क्या निकलता है, एटॉमिक मास। इसका मतलब कोई भी मास होगा वो किससे कंपेयर करके निकाल रहे हैं, कार्बन से, है ना। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इट इज़ द एवरेज। एवरेज का मतलब होता है क्या कि देखो, एवरेज का मतलब होता है कि कोई भी एटम्स अगर हम लेते हैं, है ना, तो कोई भी एटम्स लेते हैं तो उसका जो, वो एटम्स का बहुत सारा आइसोटोप्स भी होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, यानी कार्बन का जो मास जो है 12 है ना। तो नेचुरली जो ज़्यादा अमाउंट में 12 पाया जाता है, मगर कुछ अमाउंट में कार्बन 13 भी और कुछ अमाउंट में कार्बन 14 भी पाया जाता है। तो सबको हम क्या करते हैं, एक सबका हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास को प्लस करके उसका एवरेज निकाला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रिलेटिव मास, है ना। तो इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि हमको एटॉमिक मास निकालना है, तो मास ऑफ एन एटम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, कार्बन एटम्स, है ना। तो उसको हम 1/12 मास से डिवाइड करते हैं तो हमको एटॉमिक मास निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक मास होता है इसका यूनिट क्या होता है, AMU, है ना। इसको हम लोग यूनिट लिखते हैं क्या, AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब देखो इस एक AMU को अगर हम एक AMU, है ना, ये एक AMU को जो है अगर हम ग्राम में लिखना चाहें तो ये तुम्हारा होता है अप्रॉक्स 1.67 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम एक AMU का मास पूछे कि कितना होता है, तो एक AMU का मास होता है क्या, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है ना। ये एक AMU का मास है, ठीक है। अब जैसे किसी का हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, मान लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको निकला क्या, 16 AMU। तो 16 AMU का मतलब क्या होता है ना, तो ये 16 AMU का मतलब होता है 16 टाइम्स हैवियर दैन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, है ना। तो 16 AMU, अगर हम किसी का एटॉमिक मास 16 AMU निकालें तो ये क्या बता रहा है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि ये जो है कार्बन के मास से, कार्बन के 1/12 मास से 16 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ठीक, जैसे अगर मान ली किसी का एटॉमिक मास मैग्नीशियम का हम लिख रहे हैं, है ना, तो मैग्नीशियम का होता है 24 AMU, है ना। इसका यूनिट हमेशा AMU लिखते हैं या फिर सिर्फ डायरेक्ट जो U भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है क्या कि ये जो है मैग्नीशियम जो है 24 टाइम्स हैवियर है ना, एज कम्पेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका मीनिंग निकला, है ना। अब देखो अगर हमको मान लें कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ना, तो एवरेज एटॉमिक मास जहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रिलेटिव मास, ठीक है।
तो अगर हमको मान लें कि किसी भी सब्सटेंस का हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी आइसोटोप है उस एलिमेंट का जितना आइसोटोप्स है उसको लिखते हैं, उसको इनटू करते हैं क्या, उसके रिलेटिव एबेंडेंस से, यानी कि उसका जो है नेचर में कितना अमाउंट में वो पाया जाता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और उसका रिलेटिव एबेंडेंस जो है ना, जैसे मान ले कि हम लिए क्या ए है, ए एक आइसोटॉप एक कोई एलिमेंट है, इसका ये जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जा रहा है, A1 है, A2 है और A3 है ना, ये अलग अलग इसका एटॉमिक मास के फॉर्म में अलग अलग इसका एटॉमिक मास जो है ना। अब इसका रिलेटिव एबेंडेंस मान लिए कि है क्या, तो इसका रिलेटिव एबेंडेंस मान लिए कि 70% है, ये 10% है, और ये क्या 20% और ये क्या 10% है। तो क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास मान लिए X1 है, ये क्या X2 है और ये क्या X3 है, ठीक। तो क्या करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70% को X1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को X2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 20 को जो है हम X2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है, और उसके बाद जो है ये 10 को जो है X3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो यहाँ पे लिखा है वही है ना, आइसोटॉपिक मास इनटू रिलेटिव एबेंडेंस, जो भी आइसोटॉप का मास हो गया उसका रिलेटिव एबेंडेंस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस करते जाएंगे, है ना, और डिवाइड करेंगे किससे, तो इसका रिलेटिव एबेंडेंस, तो ये 70% हो गया, 20% हो गया और ये 10% हो गया, इसका क्या है, रिलेटिव एबेंडेंस है ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, तो आइसोटॉपिक मास इनटू रिलेटिव एबेंडेंस करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय आइसोटॉपिक मास इनटू रिलेटिव एबेंडेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव एबेंडेंस, ठीक। तो ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला है ना। इसको एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। मान लिया कि यहाँ पे निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विथ फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमको निकालना क्या है, इसका एवरेज एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना है ना। तो इसका देखो कार्बन का दिया हुआ है, कार्बन का जो है कार्बन 12 है, कार्बन जो है जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसका रिलेटिव एबेंडेंस दिया 98.892। कार्बन 13 जो है इसका एटॉमिक मास होता है 13.00335, है ना। और कार्बन 14 है, उसका एबंडेंस दिया हुआ ये, है ना, और ये इसका क्या एटॉमिक मास दिया हुआ, ठीक। तो ये हम लोग इसका लिख लिए क्या, एटॉमिक मास, है ना, इसका रिलेटिव एबंडेंस ये हो गया, है ना। अब हमको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होता है एटॉमिक मास जो है ना, जैसे इसका एटॉमिक मास कितना है 12 है, इनटू रिलेटिव एबंडेंस, क्या फॉर्मूला है, आइसोटॉपिक मास, जो भी आइसोटॉप का मास है ना, ये मास हो गया, और इसका रिलेटिव एबेंडेंस, ये इसका क्या हो गया, रिलेटिव एबेंडेंस हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या किए कि इसका जो एटॉमिक मास है ये क्या 12 है, इसका रिलेटिव एबेंडेंस कितना है 98.892, है ना। तो इसके एटॉमिक मास को इससे रिलेटिव एबेंडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, सम है, इसका मतलब होता है सम, है ना। तो अब दूसरा है क्या है, तो दूसरा है कार्बन 13, है ना। इसका इसका जो है एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 13.00335, तो इसको हम लोग लिखें ना 13.0035, इसका रिलेटिव एबेंडेंस कितना दिया हुआ है, तो 1.108, तो इसका हम लोग रिलेटिव एबेंडेंस लिखे 1.108, ठीक है। तो ये इसका हो गया, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट है क्या 14 का रिलेटिव एबेंडेंस कितना दिया 1 × 10⁻⁻10, तो यहाँ लिखे क्या 2 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻⁻10 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ 14.00317, तो ये पुट किए, है ना। ये तुम्हारा क्या होगा, सबको हम जो इसका एटॉमिक मास इसके रिलेटिव एबेंडेंस से मल्टीप्लाई किए, प्लस इसका एटॉमिक मास इसके रिलेटिव एबेंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किए, इसका एटॉमिक मास इसके रिलेटिव एबेंडेंस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, है ना। इस तरह से आगे जितना भी है उसको हम क्या करते जाएंगे, आगे सम करते जाएंगे, ठीक है। और उसका जितना भी नीचे क्या है सम ऑफ रिलेटिव एबेंडेंस, तो इसको है ये रिलेटिव एबेंडेंस, इसका सम कर देंगे, है ना। इसको सम करेंगे, है ना। तो परसेंटेज में है तो सबको जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम 100 लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया 100 के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड किए, है ना।
तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये एवरेज एटॉमिक मास निकल गया। तो इस तरह से हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं ना। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि अभी हमको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगे है ना, तो हम सिर्फ प्रोसेस को समझना है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन, इतना मल्टीप्लिकेशन तुमको देख के डरना नहीं है ना। एग्ज़ाम में जो है कैलकुलेशन इतना टफ नहीं पूछा जाता है, मगर तुमको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कैसे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लोरीन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटॉप्स, है ना। क्लोरीन ऑकर्स इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटॉप्स विथ एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और 37 दिया हुआ है, ठीक। तो दो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जो है एटॉमिक मास दिया 35 और 37, और इसका जो रेशियो है ये दोनों किस रेशियो में पाया जा रहा है, 3:1। तो ये जो 3:1 है ये क्या बता रहा है कि अगर ये 3 है तो ये 1 पाया जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी तुम्हारा क्या बता रहा है, रिलेटिव एबंडेंस कितना अमाउंट में, कितना रेशियो में प्रेजेंट है। तो इसको हम रिलेटिव एबंडेंस बोल सकते हैं। ये रेशियो के टर्म में दिखा हुआ है ना, हम परसेंटेज के टर्म में बताएं तो रेशियो के टर्म में भी लिखा रह सकता है ना। अब इसका हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू सम ऑफ आइसोटॉपिक मास इनटू रिलेटिव एबंडेंस, ठीक, रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है, बाय सम ऑफ रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है। अब इसका आइसोटॉपिक मास कितना दिया हुआ, इसका आइसोटॉपिक मास दिया हुआ 35 इंटू 3, ठीक है, प्लस इसका आइसोटॉपिक मास दिया हुआ कितना 37 है इसका एटॉमिक आइसोटॉपिक मास, और इसका रिलेटिव एबंडेंस कितना है 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 3, इसका रिलेटिव एबंडेंस हो गया 3 और इसका कितना हो गया 1 हो गया, है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, ये हो जाएगा कितना, तो 2, ये हो गया 2 1, ठीक, और ये 1/4, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड किए, ये तुम्हारा हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, ये हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना से लगेगा, तो 3 हो गया, फिर बचा कितना 5 पॉइंट, नहीं 35.5 इसका आया क्या रिलेटिव एबंडेंस, यूनिट क्या हो जाएगा AMU, ठीक है। ये तुम्हारा निकलेगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक। अब बोरोन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटॉप्स हैविंग एटॉमिक मास 10 एंड 11, ठीक। तो बोरोन जो है वो नेचर में प्रेजेंट है कि 2 आइसोटॉपिक मास दिया हुआ है ना, यानी कि बोरोन का 2 आइसोटॉप दिया हुआ है, एक कार्बन 10 के फॉर्म में प्रेजेंट है और एक कार्बन जो है 11 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक। व्हाट आर द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ 2 आइसोटॉप्स, तो दोनों का जो है परसेंटेज एबेंडेंस बताना है, परसेंटेज में इसका एबेंडेंस बताना है ना, इन द सैंपल ऑफ बोरोन हैविंग एवरेज एटॉमिक मास, जिसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है क्या 10.8 दिया हुआ है, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास का भी फॉर्मूला लिखे है ना, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। मगर इससे पहले क्या करेंगे, क्या क्या हमको क्या निकालना, रिलेटिव एबेंडेंस निकालना है ना। बी 10 के फॉर्म में प्रेजेंट है और बी क्या है, एक बी है जो 11 के प्रेजेंस में है। तो बी 10 का जो परसेंटेज मान लिया कि बी 10 का जो है रिलेटिव एबेंडेंस, इसका हम मान के चल रहे हैं रिलेटिव एबेंडेंस ऑफ B10, B10 का रिलेटिव एबेंडेंस मान के चले क्या है कि x है, ठीक है। और रिलेटिव एबेंडेंस जो है B11 का रिलेटिव एबेंडेंस मान के चले क्या है कि
दो ही एलिमेंट है तो एक एक्स होगा, तो एक क्या करेंगे 100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो दो एलिमेंट है तो अगर एक्स है तो बाकी जो 100 में से घटा देंगे तो वही जो हमारा क्या हो जाएगा, उसका एबेंडेंस निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू सम ऑफ आइसोटॉपिक मास इनटू रिलेटिव एबेंडेंस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव एबेंडेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आइसोटॉपिक मास कितना दिया हुआ है, तो आइसोटॉपिक मास तुम्हारा दिया हुआ है क्या है, एक 10 दिया हुआ है। आइसोटॉपिक मास है कितना 10, और इसका रिलेटिव एबेंडेंस कितना दिया हुआ है, इसका जो रिलेटिव एबेंडेंस है, इसका रिलेटिव एबेंडेंस तुम्हारा दिया हुआ है क्या एक्स। ठीक है, इसका रिलेटिव एबेंडेंस हो गया एक्स, 10 है, उसका 10 एटॉमिक मास क्या है, ये ऊपर जो रहता है वो एटॉमिक मास होता है, ये 10 एटॉमिक मास है तो इसका रिलेटिव एबेंडेंस कितना हो गया एक्स हो गया। जो भी ऊपर में लिखा रहता है वो एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 10 है, और इसका रिलेटिव एबेंडेंस एक्स हो गया, और इसका इसका जो एटॉमिक मास है 11 है, और इसका रिलेटिव एबेंडेंस कितना है, तो इसका रिलेटिव एबेंडेंस है तुम्हारा कितना, तो ये इसका एटॉमिक मास 10 है, इसका रिलेटिव एबेंडेंस हो गया 100 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हो गया इसका रिलेटिव एबेंडेंस 100 माइनस एक्स। अब इसको हम रिलेटिव एबेंडेंस इसका हम निकालेंगे तो ये हो गया एक्स, और एक का हो गया क्या 100 माइनस एक्स, तो एक्स से कट गया 100 बचा है ना, और ये दिया हुआ है क्या 10.8। ठीक, तो 10.8 ये हो गया 10x, ये हो गया 1100 माइनस 11x बाई 100। ठीक है, अभी 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 100 इंटू 10.8, और ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस 1100। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा आ जाता है कितना, तो 180, इसका आ जाएगा वैल्यू